नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ के बीएड थर्ड सेमेस्टर एग्जाम 2023 जो 20 दिसंबर 2023 को एग्जाम होने जा रहा है, उसके लिए पेपर 304 अर्थात लिंग, विद्यालय एवं समाज या जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी का फुल प्रैक्टिस सेट 8 हल करेंगे। इसके टॉप 75 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे। यहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्नों के सेम टू सेम आने की संभावना है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। यह पेपर 40 अंक का होगा, 75 प्रश्न दिया रहेगा, 65 प्रश्न हल करना है आप लोगों को, अर्थात एक प्रश्न 0.615 अंक का होगा। समय 2 घंटे अर्थात 120 मिनट का होगा। इस पेपर में पास होने के लिए आप लोगों को कम से कम 16 अंक प्राप्त करना होगा, अर्थात 26 प्रश्न सही करना होगा। दोस्तों, प्रश्नों पर आएं, लेकिन उससे पहले प्लीज आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पेपर 304 अर्थात लिंग, विद्यालय एवं समाज, जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी। ध्यान रखना, इसका फुल प्रैक्टिस सेट 8 हल करेंगे। इसके पहले हम लोग 7 प्रैक्टिस सेट हल कर चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में जाके आप लिंक, आप प्ले लिस्ट B304, इसके नीचे जस्ट इस जगह पर आप क्लिक करेंगे तो आपको सारी वीडियो क्रम से मिल जाएगा, या फिर जस्ट इसके नीचे इस जगह पर आप देखेंगे तो लिंक ऑफ प्लेलिस्ट ऑल पेपर दिया है, वहाँ पर क्लिक करेंगे, सारे पेपर का क्रम से मिल जाएगा, तो आप वीडियो देख सकते हैं। आइए देखते हैं प्रश्नों को। प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। कॉलेज के ग्रुप दोस्त यार जो भी हैं, बीएड कर रहे हैं और फर्स्ट ईयर के बच्चे जो फर्स्ट सेमेस्टर में एग्ज़ाम लिए हैं, एडमिशन लिए हैं, एग्ज़ाम होने वाला है 20 जनवरी से, उन्हें भी बोलिए कि इस चैनल को फॉलो करें। और जो आप लोगों के समय हम लोग प्रैक्टिस सेट हल किए थे फर्स्ट ईयर में, वो आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है, उसे देखते रहें। प्रश्न है, जेंडर प्रमुख रूप से एक डॉट डॉट निर्मित है, ए जैविक, बी सामाजिक, सी चिकित्सीय, डी यादृच्छिक। तो जेंडर प्रमुख रूप से एक निर्मित है, सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना बी। जेंडर प्रमुख रूप से एक सामाजिक निर्मित है। अगला प्रश्न है, जेंडर डॉट डॉट निर्मित है जबकि लिंग डॉट डॉट निर्मित है, ए सामाजिक, जैविक, बी सामाजिक, नैतिक, सी नैतिक, सामाजिक, डी नैतिक, जैविक, सामाजिक। तो सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना ए सामाजिक, जैविक। जेंडर अर्थात जेंडर सामाजिक निर्मित है जबकि लिंग जैविक निर्मित है। अगला प्रश्न है, लैंगिक स्थिरता को कितने घटकों से मिलाकर परिभाषित किया गया है, ए 5, बी 4, सी 3, डी 2। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना 3 का सी 3। अगला प्रश्न है, लैंगिक भूमिकाएं हैं, ए अधिग्रहित व्यवहार, बी जन्मजात व्यवहार, सी जैविक संरचनाएं, डी अनुवांशिक निर्धारक। तो लैंगिक भूमिकाएं हैं, सही जवाब हो जाएगा 4 का ए अधिग्रहित व्यवहार। लैंगिक भूमिकाएं वे सामाजिक मापदंड हैं जो समाज में पुरुषों एवं महिलाओं के लिए स्वीकार्य व्यवहार को निर्धारित करते हैं। ये मानदंड सामाजिककरण के माध्यम से अधिग्रहित किए गए हैं, जिसमें परिवार, स्कूल, ध्यान रखना, परिवार, स्कूल, मीडिया और अन्य सामाजिक संस्थाएं शामिल हैं। जन्मजात व्यवहार वे व्यवहार हैं जो अनुवांशिक रूप से निर्धारित होते हैं। जैविक संरचनाएं वे संरचनाएं, शारीरिक संरचनाएं जो किसी व्यक्ति के लिंग को निर्धारित करती हैं। अगला प्रश्न है, ध्यान रखना, अनुवांशिक निर्धारक वे जीन हैं जो किसी व्यक्ति के लिंग को प्रभावित करते हैं। तो क्लियर है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए अधिग्रहित व्यवहार। ठीक है, तो क्लियर हो गया कि अधिग्रहित व्यवहार किसे कहते हैं। अगला प्रश्न है, कितनी आयु पर बच्चों में लिंग पहचान स्थापित होती है, ए 2 वर्ष, बी 4 वर्ष, सी 6 वर्ष, डी 7 वर्ष। सही जवाब हो जाएगा 5 का ए 2 वर्ष। अगला प्रश्न है, लैंगिक रूढ़िवादिता को रोकने के लिए एक अध्यापक द्वारा कक्षा में प्रयोग की जाने वाली कौन सी विधि उचित नहीं है। सही जवाब हो जाएगा 6 का, ध्यान रखना बी कक्षा में बालक बालिकाओं को अलग अलग बैठाने की व्यवस्था करना। ये जो है
लैंगिक रूढ़िवादिता को रोकने के लिए उचित नहीं है, बल्कि लैंगिक पक्षपात को चुनौती देना, लैंगिक भेदभाव पर चर्चा करना, इनमें से कोई नहीं। तो कक्षा में बालक बालिकाओं को अलग अलग कक्षा में बैठा रहे हो तो ये लैंगिक रूढ़िवादिता को रोक नहीं रहे हो, ठीक एक तरह से बढ़ा रहे हो। तो सही जवाब हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, छात्रों में लैंगिक और व्यवसायिक आधारित रूढ़िवादिता को चुनौती देने के लिए कौन सा उदाहरण सर्वाधिक उत्तम है? तो सही जवाब हो जाएगा 7 का, ध्यान रखना सी, पुरुष भरतनाट्यम नर्तक। छात्रों में लैंगिक और व्यवसायिक आधारित रूढ़िवादिता को चुनौती देने के लिए कौन सा उदाहरण सर्वाधिक उत्तम है? तो पुरुष भरतनाट्यम नर्तक। अगला प्रश्न है, बच्चों को जेंडर रूढ़िवादिता और जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना ए, जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा। अगला प्रश्न है, किस समाजीकरण प्रक्रिया में बच्चे कम उम्र में ही उचित लैंगिक भूमिकाएं सीखते हैं? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना 9 का, डी, लैंगिक प्रकार। अगला प्रश्न है, 1984 का रखमाबाई मुकदमा किस पर केंद्रित था? ये महिलाओं के शिक्षा पाने के अधिकार बी, सहमति की आयु सी, दाम्पत्य अधिकारों को प्रस्थापन डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, महिलाओं के लिए वन स्टॉप सेंटर योजना निम्नलिखित में से किसके द्वारा वित्त पोषित है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना सी, निर्भया फंड। वन स्टॉप सेंटर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तहत महिला सशक्तिकरण के लिए एक केंद्र प्रायोजित योजना है। यह महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मुकदमे को संबोधित करने के लिए एक योजना है। इसे निर्भया फंड पोषित किया जाता है। वन स्टॉप वन सेंटर महिलाओं को निम्नलिखित सहायता प्रदान करती है: मेडिकल सहायता, कानूनी सहयोग, आश्रय, परामर्श, बचाव सेवा, मनोसामाजिक समर्थन। अगला प्रश्न है, सबरी संकल्प अभियान उत्तर प्रदेश में किसके लिए शुरू किया गया था? सबरी संकल्प अभियान उत्तर प्रदेश में किसके लिए शुरू किया गया था? सही जवाब हो जाएगा बी, कुपोषण दूर करने। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में किसको बढ़ावा देने के लिए कन्या सुमंगला योजना शुरू की गई थी? सही जवाब हो जाएगा 13 का डी, लड़कियों के लिए स्वास्थ्य और शैक्षिक मानक। लड़कियों के लिए स्वास्थ्य और शैक्षिक मानक। उत्तर प्रदेश में किसको बढ़ावा देने के लिए कन्या सुमंगला योजना शुरू की गई थी? लड़कियों के लिए स्वास्थ्य और शैक्षिक मानक। अगला प्रश्न है, ALWC की पहली बैठक कहाँ हुई थी? ए पुणे में, बी चेन्नई में, सी कोलकाता, डी दिल्ली। सही जवाब हो जाएगा 14 का ए, पुणे में। ध्यान रखना, अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की पहली बैठक पुणे में हुई। अखिल भारतीय महिला सम्मेलन दिल्ली स्थित एक गैर सरकारी संगठन, इस पॉइंट को ध्यान रखना। अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना 1927 पुणे में हुई थी। संगठन की स्थापना मार्गरेट कजिन्स ने की थी, ठीक है, 1927 में। अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन किस स्थान से शुरू किया गया था? सही जवाब हो जाएगा 15 का सी, गढ़वाल, उत्तराखंड। अगला प्रश्न है, गुलामगिरी नाम की पुस्तक के लेखक कौन है? सही जवाब हो जाएगा ए, ज्योतिराव फूले। ज्योतिराव फूले ने अपनी पुस्तक गुलामगिरी, जिसका अर्थ है गुलामी, को गुलामों में से मुक्त करने के लिए अमेरिका आंदोलन को समर्पित किया। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला शिक्षिका है? भारत की प्रथम महिला शिक्षिका हैं, सही जवाब हो जाएगा 17 का ए, सावित्रीबाई फूले। सावित्रीबाई भारतीय महिला टीचर और प्रिंसिपल थी, पहली। सावित्रीबाई उनके पति ने 1848 में भिंडेवाड़ा में, पुणे में पहले आधुनिक भारतीय लड़कियों के स्कूल में एक स्थापना की। उन्होंने जाति और लिंग के आधार पर लोगों के साथ भेदभाव और अनुचित व्यवहार को करने को खत्म किया था। अगला प्रश्न है, 1917 में बनी भारतीय महिला संस्था की पहली अध्यक्ष कौन थी? सही जवाब हो जाएगा 18 का बी, एनी बेसेंट। भारतीय महिला संघ भारत का पहला प्रमुख नारीवादी संगठन है जो आज भी कार्यरत है। इसकी स्थापना 1917 में
मद्रास के अडयार में हुई थी। इसकी स्थापना एनी बेसेंट, मार्गरेट कजिन्स जीना राजा दास ने की थी। एनी बेसेंट को भारतीय महिला संघ की पहली अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन की नायिका कौन थी? सही जवाब हो जाएगा 19 का, ध्यान रखना सी, अरुणा आशफ अली। अगला प्रश्न है, जेंडर क्या है? जेंडर क्या है? सही जवाब हो जाएगा 20 का डी, सामाजिक संरचना। जेंडर एक सामाजिक अवधारणा है क्योंकि यह पुरुषों और महिलाओं के बीच सामाजिक रूप से निर्मित अंतरों को संदर्भित करता है। अगला प्रश्न है, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? सही जवाब हो जाएगा ए, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगला प्रश्न ध्यान रखना, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे। राधाकृष्णन आयोग, या जिसे हम विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग भी कहते हैं, भारत सरकार द्वारा नवंबर 1948 में भारतीय विश्वविद्यालय शिक्षा की अवस्था पर रिपोर्ट देने के लिए नियुक्त किया गया था। यह आयोग 4 नवंबर 1948 को नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न है, माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? सही जवाब हो जाएगा 22 का सी, डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। अगला प्रश्न है, माध्यमिक शिक्षा आयोग को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? ध्यान रखना, माध्यमिक शिक्षा आयोग को और किस नाम से जाना जाता है? सही जवाब हो जाएगा डी, मुदालियर आयोग। अगला प्रश्न है, शिक्षा आयोग का गठन किस सन में हुआ था? सही जवाब हो जाएगा ए, 1964-66 में। दौलत सिंह कोठारी 1964-66 या राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, इसे राष्ट्रीय शिक्षा आयोग भी कहते हैं, भारत का ऐसा पहला शिक्षा आयोग था जिसने अपनी रिपोर्ट में सामाजिक बदलाव को ध्यान में रखते हुए ठोस सुझाव दिया था। आयोग ने 29 जून 1966 को अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत किया। इसमें कुल 23 संस्तुतियां थी। अगला प्रश्न है, शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? सही जवाब हो जाएगा 25 का डी, प्रोफेसर दौलत सिंह कोठारी। अगला प्रश्न है, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की नियुक्ति कब की गई थी? सही जवाब हो जाएगा बी, 1948 में। अगला प्रश्न है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना कब की गई? सही जवाब हो जाएगा डी, 1953 में। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अर्थात यूजीसी 28 दिसंबर 1953 को अस्तित्व में आया और विश्वविद्यालय शिक्षा में शिक्षण, परीक्षा और अनुसंधान के मानकों को समन्वित, निर्धारित और रखरखाव के लिए 1956 में संसद में एक अधिनियम द्वारा भारत सरकार का एक वैधानिक संगठन बन गया। अगला प्रश्न है, भारत में शिक्षा को समवर्ती सूची में कब लाया गया? सही जवाब हो जाएगा 28 का डी, 1976 में। पहले राज्य सूची के विषय था। 1976 से पूर्व राज्यों को उत्तरदायित्व था। ठीक है, समवर्ती सूची मतलब हो गया राज्य और केंद्र दोनों नियम बना सकते हैं, यहाँ टकराव होगा, केंद्र सरकार का नियम माना जाएगा। संविधान द्वारा 1976 में किए गए संशोधन में शिक्षा को समवर्ती सूची में डाला गया, उसके दूरगामी परिणाम हुए। अगला प्रश्न है, ग्रामीण विश्वविद्यालय की स्थापना का सुझाव किस आयोग ने दिया था? सही जवाब हो जाएगा डी, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने। तो ग्रामीण विश्वविद्यालय की स्थापना का सुझाव किस आयोग ने दिया था? तो ग्रामीण, ध्यान रखना, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की रिपोर्ट 1948-49 में, जिसे राधाकृष्णन आयोग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग को राधाकृष्णन नाम से भी जाना जाता है। राधाकृष्णन आयोग ने माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा के एकीकरण का सुझाव दिया था। इसने ग्रामीण विश्वविद्यालय की स्थापना की भी सिफारिश की थी। ठीक है, आयोग के नाम से जाना जाता है। यूजीसी की स्थापना कर इसने माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा एकीकरण का सुझाव दिया था। अगला प्रश्न है, आचार्य नरेंद्र देव समिति द्वितीय की नियुक्ति कब हुई? सही जवाब हो जाएगा सी, 1952 में। अगला प्रश्न, ध्यान, आचार्य नरेंद्र देव समिति ने इंटर के पाठ्यक्रम को 5 वर्गों में विभाजित किया। इस पॉइंट को भी ध्यान रखना। बहुउद्देशीय विद्यालय खोलने का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया? सही जवाब हो जाएगा ए, ताराचंद समिति ने। ताराचंद समिति 1948 ने बिना उद्देश्य वाले स्कूलों को हतोत्साहित किया, बिना उद्देश्य माध्यमिक विद्यालय का सुझाव दिया। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का कार्य क्षेत्र क्या था?
सही जवाब हो जाएगा डी, संपूर्ण शिक्षा, अर्थात प्राथमिक माध्यमिक उच्च तीनों शिक्षा था। ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग को शिक्षा के प्राथमिक से लेकर प्राथमिक से उच्चतर तक के लिए दिशा निर्देश निर्धारित करने और सरकार को शिक्षा के मानकीकरण के लिए सुझाव देने का कार्य सौंपा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में अनिवार्य एवं निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा के लक्ष्य को कब तक प्राप्त करने की घोषणा की गई? सही जवाब हो जाएगा ए, 1978 में। अगला प्रश्न है, 10+2+3 शिक्षा संरचना सर्वप्रथम किस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में घोषित की गई? तो 10+2+3 शिक्षा संरचना सर्वप्रथम किस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में घोषित की गई? सही जवाब हो जाएगा डी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। अगला प्रश्न है, कोठारी आयोग ने 1966 से 1986 तक कितने प्रतिशत शिशुओं को शिक्षा की व्यवस्था का सुझाव दिया था? सही जवाब हो जाएगा 35 का ध्यान रखना, बी, 50%। अगला प्रश्न है, भारत में आधुनिक शिक्षक शिक्षा की शुरुआत किसने की? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, डी, ईसाई मिशनरियों ने। अगला प्रश्न है, 1970 कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग का दूसरा नाम क्या था? सही जवाब हो जाएगा ए, सैडलर कमीशन। अगला प्रश्न, ध्यान रखना, सैडलर आयोग, जिसे कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग के नाम से भी जाना जाता है, को इसके अध्यक्ष माइकल सैडलर के बाद 1917 में नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न है, हंसा मेहता समिति का गठन कब किया गया? सही जवाब हो जाएगा ए, 1962 में। अगला प्रश्न है, किस आयोग ने शैक्षिक अवसरों की समानता पर सर्वप्रथम विचार किया था? किस आयोग ने शैक्षिक अवसरों की समानता पर सर्वप्रथम विचार किया था? सही जवाब हो जाएगा ए, कोठारी आयोग ने। दौलत सिंह कोठारी या राष्ट्रीय शिक्षा आयोग भारत का ऐसा पहला शिक्षा आयोग था जिसने अपनी रिपोर्ट में सामाजिक बदलावों को ध्यान में रखते हुए कुछ ठोस सुझाव दिए। आयोग ने 29 जून 1966 को अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत किया। इसमें कुल 23 संस्तुतियां थीं। अगला प्रश्न है, राधाकृष्णन आयोग ने किस स्नातक स्तर के कोर्स को अधिक वरीयता दी? राधाकृष्णन आयोग ने किस स्नातक स्तर के कोर्स को अधिक वरीयता दी? ए, ऑनर्स कोर्स, बी, व्यावसायिक कोर्स, सी, ए, बी दोनों, डी, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी, ए, बी दोनों, ऑनर्स और व्यावसायिक दोनों कोर्स के। अगला प्रश्न है, विश्वविद्यालय आयोग ने कक्षा 9-10 में भाषाओं के अध्ययन पर बल दिया। ए, मातृभाषा, बी, संघीय भाषा या क्षेत्रीय संघीय भाषा, सी, अंग्रेजी, डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, खुली आलमारी पद्धति की व्यवस्था का विचार किस आयोग द्वारा किया गया? महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखना। खुली आलमारी पद्धति की व्यवस्था का विचार किस आयोग द्वारा किया गया? तो ए, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, बी, सैडलर आयोग, सी, मुदालियर आयोग, डी, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, ए, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। जीवन की कला का ज्ञान किस आयोग के द्वारा दिया गया? तो सही जवाब हो जाएगा 43 का, ध्यान रखना, सी, विश्वविद्यालय आयोग। अगला प्रश्न है, अनौपचारिक शिक्षा व्यवस्था को किसके अनुसार प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा का अटूट अंग माना गया? ए, हार्टांग समिति, बी, हंसा मेहता समिति, सी, शिक्षा आयोग, डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा सी, शिक्षा आयोग। ठीक है, अनौपचारिक शिक्षा व्यवस्था को किसके अनुसार प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा का अटूट अंग माना गया? तो ध्यान रखना, शिक्षा आयोग। ठीक है, 44 का सही जवाब हो जाएगा सी। परिवार एक अनौपचारिक शिक्षा का मुख्य एजेंसी है। ठीक है, परिवार अनौपचारिक शिक्षा की मुख्य एजेंसी है। विद्यालय क्या है? औपचारिक। अगला प्रश्न है, शिक्षा के सार्वभौमिकरण हेतु औपचारिक विद्यालय में किस प्रवेश नीति को अपनाया गया? ए, एक बिंदु नीति, बी, द्विबिंदु नीति, सी, बहुबिंदु नीति, डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा सी, बहुबिंदु प्रवेश। शिक्षा के सार्वभौमिकरण हेतु औपचारिक विद्यालय में किस प्रवेश नीति को अपनाया गया? सही जवाब हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा के मार्ग में आने वाली कठिनाइयां हैं,
ए दोषपूर्ण शिक्षा नीति, बी जनसंख्या विस्फोट, सी अपव्यय एवं अवरोधन, डी उपयुक्त सभी। अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा के मार्ग में आने वाली कठिनाइयां हैं। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, संविधान का एक नीति निर्देशक तत्व है। सही जवाब हो जाएगा 47 का बी। 14 वर्ष तक की आयु वाले सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना। अगला प्रश्न है, नामांकन को सार्वभौमिक बनाना किस शिक्षा का उद्देश्य था? ए औपचारिक शिक्षा, बी अनौपचारिक शिक्षा, सी शिक्षा का सार्वभौमिकीकरण, डी उपयुक्त सभी। तो नामांकन को सार्वभौमिक बनाना किस शिक्षा का उद्देश्य था? सही जवाब हो जाएगा सी शिक्षा का सार्वभौमिकीकरण। अगला प्रश्न है, यदि हमारे बच्चे को आज शिक्षा से वंचित रखा जाएगा तो भारत की कल क्या दशा होगी? या विचार किसके हैं? यदि हमारे बच्चों को आज शिक्षा से वंचित रखा जाएगा तो भारत की कल क्या दशा होगी? या विचार किसके हैं? सही जवाब हो जाएगा बी जवाहरलाल नेहरू के। अगला प्रश्न है, राज्य इस संविधान के लागू किए जाने के समय से 10 वर्ष के अंदर सभी बच्चों के लिए, जब तक कि वह 14 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं कर लेंगे, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की चेष्टा करेगा। किसका कथन है? सही जवाब हो जाएगा 50 का ए अनुच्छेद 45। अनुच्छेद 45 और 21 महत्वपूर्ण है, दोनों ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, सार्वभौमिक शिक्षा हेतु शिक्षक छात्र का अनुपात क्या था? ध्यान रखना, पहला शब्द जो बोल रहा है शिक्षक छात्र, पहले शिक्षक उसके बाद छात्र, सार्वभौमिक शिक्षा हेतु, ठीक है। सही जवाब हो जाएगा 51 का डी 1:40। प्राथमिक विश्वविद्यालय में 200 बालकों तथा शिक्षक छात्र अनुपात ध्यान रखना 1:30 होना चाहिए। कहाँ? प्राथमिक विद्यालय में। प्राथमिक विद्यालय में अगर 200 बालकों तक जो शिक्षक छात्र का अनुपात है 1:30 होना चाहिए, ठीक है। अगर ज़्यादा है तो बढ़ जाएगा, और प्राथमिक विद्यालय में 200 से अधिक है तो 1:40 हो जाएगा, ठीक है। उच्च प्राथमिक स्तर पर शिक्षक छात्र का अनुपात 1:35 है। अगला प्रश्न है, शिक्षक प्रशिक्षण को जिम्मेदारी जिला स्तर पर किसने दी? तो सही जवाब हो जाएगा 52 का बी डाइट। अगला प्रश्न है, किस सन में संशोधन करके ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के क्षेत्र को उच्च प्राथमिक विद्यालय तक विस्तृत कर दिया गया? ध्यान रखना, ब्लैक बोर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो किस सन में संशोधन करके ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को क्षेत्र को उच्च प्राथमिक स्तर तक विस्तृत कर दिया गया? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना बी 1992 में, ठीक है। अगला प्रश्न है, लोकसभा में अनुसूचित जात तथा अनुसूचित जनजाति के लिए स्थानों का आरक्षण होगा किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? 300 ध्यान रखना 54 का ए 330 ध्यान रखना, अनुसूचित जात अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान आरक्षण होगा तो 330 है, ठीक है। 332 में कर दो विधानसभा जो राज्य में होते हैं वहां पर, ठीक है। 331 लोकसभा में एंग्लो इंडियन के लिए है, 333 के लिए राज्यों में है, लेकिन लगभग वो समाप्त कर दिया गया है। 332 राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण है, और 330 जो है लोकसभा में। अगला प्रश्न है, अनुसूचित जात तथा अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक पिछड़ेपन के कारण है एक खराब पारिवारिक आर्थिक स्थिति, भी माता पिता की निरक्षरता, सी रूढ़िवादिता, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का संबंध शिक्षा के किस स्तर से है? तो ध्यान रखना, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है इसका संबंध ए प्राथमिक स्तर। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना का प्रारंभ किया गया? सही जवाब हो जाएगा सी 87-88 में। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का उद्देश्य था ए प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय में कम से कम 2 शिक्षक, बी लिंगानुसार शौचालय एवं कम से कम 2 कमरों की व्यवस्था, सी शिक्षण कार्य हेतु ब्लैक बोर्ड, चाक, डस्टर एवं शिक्षण सामग्री की उपलब्धता, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 58 का डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, डीपीईपी की फुल फॉर्म है, डीपीईपी की फुल फॉर्म है, तो सही जवाब हो जाएगा ए
डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम। अगला प्रश्न है MLL की फुल फॉर्म है। सही जवाब हो जाएगा बी, मिनिमम लर्निंग लेवल। अगला प्रश्न है शिक्षा को नीति, गुणवत्ता तथा समानता से जोड़ने का प्रयास किस योजना का था? शिक्षा को नीति, गुणवत्ता तथा समानता से जोड़ने का प्रयास किस योजना का था? सही जवाब हो जाएगा 61 का सी, MLL। अगला प्रश्न है MLL योजना के उद्देश्य ए, शिक्षण उपलब्धियों का प्रारंभिक मूल्यांकन, बी, शिक्षकों का प्रारंभिक और पुनर्वर्तन अनुस्थापन, सी, यूनिट परीक्षाएं तथा अन्य मूल्यांकन सामग्रियां तैयार करना, डी, उपयुक्त सभी। तो MLL योजना के उद्देश्य हैं, तो सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है या किसने कहा कि सामाजिक गतिशीलता का अर्थ एक सामाजिक स्थिति से दूसरे सामाजिक स्थिति में किसी व्यक्ति, सामाजिक तत्व अथवा सामाजिक मूल्य का संक्रमण होना है? सही जवाब हो जाएगा 63 का बी, सोरोकिन। अगला प्रश्न है जब एक परंपरागत समाज औद्योगिक समाज के रूप में बदलता है तो सामाजिक गतिशीलता, जब एक परंपरागत समाज औद्योगिक समाज के रूप में बदलता है तो सामाजिक गतिशीलता क्या होती है? सही जवाब हो जाएगा ए, बढ़ती है। ठीक है। अगला प्रश्न है सोशल एंड कल्चरल मोबिलिटी पुस्तक के लेखक का नाम है? सोशल एंड कल्चरल मोबिलिटी पुस्तक के लेखक का नाम है, सही जवाब हो जाएगा सी, सोरोकिन। अगला प्रश्न है सामाजिक गतिशीलता किस तरह के समाजों की एक प्रमुख विशेषता है? सही जवाब हो जाएगा 66 का डी, औद्योगिक। अगला प्रश्न है खेत में मजदूरी करने वाला कोई भूमिहीन श्रमिक यदि नगर के कारखाने में जाकर मजदूरी करने लगे तो इसे क्या कहा जाएगा? सही जवाब हो जाएगा सी, समतल गतिशीलता। अगला प्रश्न है स्वतंत्रता के बाद भारत में अनुसूचित जातियों की सामाजिक स्थिति में होने वाला परिवर्तन उदाहरण है। अर्थात स्वतंत्रता के बाद अनुसूचित जातियों की सामाजिक स्थिति में, अर्थात पहले कम सही था, ज्यादा अच्छा हो गया। सही जवाब हो जाएगा सी, उदग्रशीलता। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी एक दशा सामाजिक गतिशीलता का उदाहरण नहीं है? तो ध्यान रखना कौन सी दशा सामाजिक गतिशीलता का उदाहरण नहीं है? बैंक में चपरासी से क्लर्क बन जाना, जातों की संख्या में वृद्धि होना, व्यापारी से उद्योगपति बन जाना, गांव के अभिनेत्री से सिनेमा की अभिनेत्री बन जाना। तो कौन सब सामाजिक गतिशीलता नहीं है? तो स्पष्ट एकदम दिख रहा है बी नहीं है। ठीक है, सामाजिक जातियों की संख्या में वृद्धि होना ये नहीं है। बाकी बैंक में चपरासी से क्लर्क बन जाना, व्यापारी से उद्योगपति बन जाना, गांव के अभिनेत्री से सिनेमा अभिनेत्री बन जाना, सभी है। अगला प्रश्न है किसने कहा था समाज परिवर्तनशील एवं गत्यात्मक है? सही जवाब हो जाएगा 70 का बी, मैकाइवर तथा फेज। अगला प्रश्न है सामाजिक संबंधों में होने वाले परिवर्तनों को सामाजिक परिवर्तन कहते हैं, यह परिभाषा किसकी है? सही जवाब हो जाएगा 71 का डी, मैकाइवर एवं फेज। अगला प्रश्न है अपने मूल अर्थ में सामाजिक परिवर्तन का अर्थ सामाजिक ढांचे में परिवर्तन है या कथन है? तो सही जवाब हो जाएगा ए, जॉनसन का। अगला प्रश्न है कौन सी सामाजिक परिवर्तन की विशेषता है? ए, सामाजिक प्रकृति, बी, गति तुलनात्मक एवं असमान, सी, जटिल तथ्य, डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। मैकाइवर ने सामाजिक परिवर्तन के 3 प्रतिमानों का उल्लेख किया। अगला प्रश्न है सामाजिक परिवर्तन के किस प्रतिमान का उल्लेख मैकाइवर ने नहीं किया? सही जवाब हो जाएगा ए, पैराबोलिक। अगला प्रश्न है सोशल चेंज नामक पुस्तक के लेखक का क्या नाम है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, ए, मूर। अगला ध्यान रखना सोशल चेंज नामक पुस्तक अमेरिकी समाजशास्त्री ऑगबर्न द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, इस पॉइंट को भी आप ध्यान रखना। सोशल चेंज नामक पुस्तक के लेखक का क्या नाम है? सोशल चेंज। सही जवाब हो जाएगा ए, मूर।
इन सोशल चेंज नामक पुस्तक अमेरिकी समाजशास्त्री ऑगबर्न द्वारा लिखी गई है। ऑगबर्न, जिसका पूरा नाम विलियम फील्डिंग ऑगबर्न था, वे एक अमेरिकी समाजशास्त्री, संख्याविद और शिक्षक थे। ठीक है, तो इस पॉइंट को ध्यान रखना। अगर ऑगबर्न दिया है तो ऑगबर्न सही रहेगा। अगर सेम जो क्वेश्चन है सोशल चेंज नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो मूर आप लिख सकते हैं, लेकिन यदि यहाँ पर सोशल चेंज नामक पुस्तक अमेरिका समाजशास्त्री ऑगबर्न था, तो ऑगबर्न दिया रहेगा तो ऑगबर्न सही होगा। ठीक है, इस पॉइंट को ध्यान रखना। अगर ऑगबर्न नहीं है, सेम क्वेश्चन यही रहेगा, तो इसमें आपका ये सही होगा। ठीक है, लेकिन यदि आप ऑगबर्न दिया तो ऑगबर्न सही रहेगा। अगला प्रश्न है, महिला सशक्तिकरण किसे कहते हैं? ये समान अवसर, भी समान वेतन, सी समान परिस्थिति, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 76 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, महिला सशक्तिकरण का आयाम कौन सा है? ये आर्थिक, भी सामाजिक, सी राजनीतिक, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान कार्य समान वेतन की गारंटी देता है? सही जवाब हो जाएगा 78 का, ध्यान रखना सी, अनुच्छेद 39 घ। अनुच्छेद 39D के तहत यह प्रावधान किया गया है कि पुरुष एवं स्त्री को समान कार्य हेतु समान वेतन दिया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, PCPNDT एक्ट का संबंध किससे है? PCPNDT एक्ट का संबंध किससे है? सही जवाब हो जाएगा 79 का सी, लिंग चयन निषेध। अगला प्रश्न, ध्यान रखना, गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीकी अधिनियम PCPNDT 1994 भारत में कन्या भ्रूण हत्या को रोकने और भारत में गिरते लिंगानुपात को रोकने के लिए अधिनियमित भारत की संसद का एक अधिनियम है। अगला प्रश्न है, महिला सशक्तिकरण का निम्न में से क्या महत्व है? ए, घरेलू हिंसा में कमी, भी आत्मनिर्भर बनाना, सी समाज में समानता मिलना, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, महिला सशक्तिकरण की दिशा में कौन सा संगठन सहयोगी है? सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। गैर सरकारी संगठन, स्व सहायता समूह, पंचायती राज समूह, सभी जो है महिला सशक्तिकरण की दिशा में संगठन सहयोगी हैं। अगला प्रश्न है, चिपको वुमन के नाम से किसको जाना जाता है? सही जवाब हो जाएगा ए, गौरा देवी को। अगला प्रश्न है, महिला उद्यमियों को समर्थन देने के लिए महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए ऑनलाइन मंच का नाम बताइए। महिला उद्यमियों को समर्थन देने के लिए महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए ऑनलाइन मंच का नाम बताइए। सही जवाब हो जाएगा महिला ई हार्ट। अगला प्रश्न है, महिला हेल्पलाइन कब शुरू की गई? सही जवाब हो जाएगा 84 का बी, 2015 महिला हेल्पलाइन। अगला प्रश्न है, कौन सी योजना लड़कियों को शिक्षा और उनका कल्याण प्रदान करती है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना डी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कौन सी योजना लड़कियों को शिक्षा और उनका कल्याण प्रदान करती है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, डी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, कौन सी योजना तस्करी की रोकथाम में मदद करती है और महिलाओं के बचाव, पुनर्वास, पुनर्निवेश और प्रत्यावर्तन के लिए सहायता प्रदान करती है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना 86 का सही जवाब है ए, उज्ज्वला योजना। अगला प्रश्न है, बेघर या बेसहारा महिलाओं के लिए कौन सी योजना है? सही जवाब हो जाएगा 87 का ए, स्वाधार गृह योजना। ध्यान रखना, आप लोग वीडियो को क्रम से देखना चाहते हैं तो लिंक आप प्लेलिस्ट BG304 के यहाँ पर आप लोग क्लिक कर दीजिए। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में जाके तो आप क्रम से वीडियो देख सकेंगे सभी। तो अगला जो हम लोग प्रैक्टिस सेट हल करेंगे, इसका 9 हल करेंगे। लिंग, विद्यालय एवं समाज का फुल प्रैक्टिस सेट ही हल करेंगे 9। तो आप लोग प्लीज बुक और मॉडल पेपर को अच्छे से पढ़िए और प्रैक्टिस सेट हल करते रहिए, निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। कॉलेज ग्रुप दोस्त यार जो भी बीएड कर रहे हैं हर किसी को शेयर कीजिए, और जो बच्चे नए आए हुए हैं आप
कॉलेज में फर्स्ट सेमेस्टर में एग्जाम लिए हुए हैं फर्स्ट ईयर में, उन्हें भी इस वीडियो को शेयर कीजिए चैनल के बारे में। जो आप लोग समय प्रैक्टिस सेट हल किए थे वो आज उतना ही महत्वपूर्ण है जितना पहले महत्वपूर्ण था। तो आप उन्हें बोलिए हल करते रहें, और जैसे आप लोग एग्जाम समाप्त होगा पुनः हम लोग प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।